होता है दो तरह से आप कह लें कि वीएफडी से कंप्रेसर स्लो होगा। एक होगा आपकी सेफ्टी पर्पज के तौर पे स्लो हो जाए कंप्रेसर, और दूसरा था कैपेसिटी कंट्रोल भी कम स्लो होना। तो वो जो स्लाइड वाला है उसको प्रेस भी कम करेगा, लेकिन जैसे ही कमांड वीएफडी से 100% पे जाएगी तो कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो जो स्लाइड वाला है उसको प्रेस ज्यादा कर देगा। ऑयल साइकिल का ऑयल साइकिल इसका वाकई शॉर्ट सा है, थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। स्क्रू कंप्रेसर के अंदर सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ना ये खुद ही ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है, ये इसके अंदर बेसिकली सेटिंग की होती है। और दूसरी बात है कि ये जितनी भी सेफ्टीज होती है ना, सेफ्टी हमेशा मेरी एक बात रखें, सेफ्टी आपकी बड़ी इस कंपनी से लें, सेफ्टी ने एक टाइम ही ऑपरेट होना होता है, ठीक है। अगर वो उस टाइम पे ऑपरेट नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ा डेंजरस वाला मामला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं ये हमारे कुलीग हैं जो हमारे साथ HVAC की फील्ड में जॉब करते हैं। कुछ इनमें चिलर ऑपरेटर्स हैं, कुछ चिलर टेक्नीशियंस हैं। आज बेसिकली इनकी ट्रेनिंग थी, तो अब मैंने कहा कि हम वीडियो भी बनाते हैं साथ में, ताकि आप लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, और साथ साथ जो इनके क्वेश्चन होंगे, ये स्क्रू चिलर के ऊपर आज इनकी ट्रेनिंग है, और जो स्क्रू चिलर से रिलेटेड इनके क्वेश्चन होंगे वो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये ट्रेनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैंने ना चिलर से रिलेटेड इसका बेसिक साइकिल पूछना है, और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अब्जॉर्प्शन चिलर है उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, तो ये कंप्रेशन चिलर को पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? अच्छा जी, सबसे पहले जो इनका क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू चिलर साइकिल, जो सिंपल रेफ्रिजरेशन साइकिल कह लें। अगर आप स्प्लिट एसी से वाकिफ़ हैं तो आपको इस चिलर को समझने में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई इसको डिफ़िकल्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर स्प्लिट एसी के अंदर तकरीबन वही साइकिल है, कंप्रेसर, उसके बाद हमारा डिस्चार्ज लाइन के आगे कंडेंसर के बाद लिक्विड लाइन के बाद हमारा एक्सपेंशन वाल के बाद एवेपोरेटर, और एवेपोरेटर के बाद सक्शन लाइन के बाद वो दोबारा कंप्रेसर। तो यही साइकिल इसके अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली सिर्फ डिफरेंस ये है स्प्लिट एसी और चिलर के अंदर, ये वाटर कोल्ड चिलर है, और इस स्प्लिट एसी और वाटर कोल्ड चिलर के अंदर डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम स्प्लिट एसी में हम हवा को ठंडा कर रहे हैं एवेपोरेटर के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को ठंडा करते हैं जो कि बिल्डिंग में लेके जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि स्प्लिट एसी के अंदर हम एयर कोल्ड कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, हवा से गैस को ठंडा करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से पानी की मदद से गैस को ठंडा करते हैं, जो पानी हमारा कूलिंग टावर से आता है। तो ये सिंपल सा आप समझ लें कि इसका एक डिफरेंस होता है जो हमारे रेफ्रिजरेटर। बाकी वही इसके ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली स्क्रू कंप्रेसर है। इसके ऊपर सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर है, और इस साइड पे इसकी डिस्चार्ज है, इस साइड पे इसकी सेक्शन है, यहाँ पे इसकी मोटर है। ये कंप्रेसर को हाई प्रेशर लो सक्शन जो है वो लो वेपर्स को सक्शन करता है और उसको हाई प्रेशर डिस्चार्ज में आगे कंडेंसर की तरफ लेके आता है। कंडेंसर उसको ठंडा करता है उस गैस को, जैसा कि आपके स्प्लिट एसी में एयर फैन लगा होता है एयर से, तो यहाँ पे पानी आता है कूलिंग टावर से, ठंडा पानी होता है, वो गैस को ठंडा करता है, और जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है वो गर्म होकर दोबारा हमारे कूलिंग टावर में चला जाता है। वहाँ पे फैंस लगे होते हैं, वो उस पानी को दोबारा ठंडा करते हैं। फिर जो गैस होती है वो आपको पता है कि जो वोलेटाइल लिक्विड होता है, इसमें से अगर आप हीट को डिस्चार्ज करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जो भी होती है उसको अगर आप उसकी हीट को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं उसमें से, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब ये लिक्विड लाइन है इसकी बेसिकली, उसके बाद ये लिक्विड रिसीवर और लिक्विड फिल्टर ट्रायल लगे हुए हैं, उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल है। ये एक्सपेंशन वाल का काम होता है कि आपकी रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करना, एवेपोरेटर के अंदर उसको स्प्रे करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अब अगर आप उसको रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होती है, लेकिन जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको फैलाते हैं, तो वो कूल हो जाती है। तो ये एक्सपेंशन वाल बेसिकली एक्सपेंड का लफ्ज़ जो उसी से लिया, तो यहाँ पे ये रेफ्रिजरेंट इसको एक्सपेंशन करती है, उसको उसका यहाँ से सक्शन हो जाती है और वो हमारे एवेपोरेटर में चली जाती है, क्योंकि कंप्रेसर आपके एवेपोरेटर के ऊपर कनेक्टेड होता है, तो वो उसको गैस को दोबारा खींच लेता है। लेकिन क्या होता है कि वो आपका जो चिल्ड वाटर है, जो बिल्डिंग से पानी आ रहा है, उसको वो ठंडा कर देता है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, नीचे आ जाता है, जिस वजह से आपका चिल्ड वाटर ठंडा हो जाता है। और जब वो हीट एक्सचेंज होती है
ठीक है, हीट एक्सचेंज होती है चिल्ड वाटर की और रेफ्रिजरेंट की। तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके, जो लिक्विड यहाँ से जा रहा है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके वो हमारे सक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर में दोबारा चला जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। तो ये इसका बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल था। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि अब्जॉर्प्शन दिन ब दिन उसकी जो वैल्यू है कम हो रही है, और इसकी जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स है। जो अब्जॉर्प्शन चिलर्स हैं उसकी दो चीज़ों के अगर आप देखेंगे ना, आप उनको मर्ज ना करें। अब्जॉर्प्शन चिलर की जो वैल्यू है वो इंडस्ट्री में है, जहाँ पे हॉट वाटर और स्टीम वगैरह होती है, वेस्ट होती है, वहाँ पे वो सूटेबल है। लेकिन अगर आप कह लें जहाँ पे आप उसको नेचुरल गैस पे चला रहे हैं तो वो फिर सूटेबल नहीं, क्योंकि उसकी नेचुरल गैस की प्राइसेस अलग हैं और बिजली का भी उसके ऊपर लोड होता है। तो दोनों चीज़ें इसमें डिफरेंस यही है कि अगर आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं तो सूटेबल है उसमें इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपका हॉट वाटर और साथ में स्टीम वगैरह आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन चिलर बड़ा सूटेबल है। इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस भी हाई है, लेकिन इसमें सोर्स एक ही है आपका इलेक्ट्रिसिटी, और इसका रिजल्ट जो है वो बड़ा इफेक्टिव होता है अब्जॉर्प्शन की निस्बत, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंशन है इसके अंदर आपका अच्छा इसमें रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो उससे बाद आपका कोई क्वेश्चन आप बताएं इसमें। सर जी मेरा ये क्वेश्चन था कि हम वीएफडी के ज़रिए तो पंप अपने उनकी आरपीएम या उनकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या चिलर में भी वीएफडी हम इस्तेमाल करते हैं पैनल में? जी बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर आप साइड पे हो, ये जो एक्वा फोर्स लिखा हुआ है ये बेसिकली इसकी वीएफडी है, ठीक है। अब वीएफडी हम समझने की कोशिश करें कि वीएफडी बेसिकली हम सिंपल से अगर हम उसकी सिंपल डेफिनेशन करें कि हार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, आरपीएम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल किस सेंसर से करते हैं, किस चीज़ से करते हैं, वो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो वीएफडी लगी हुई है ये ऑपरेट करती है हमारे कंप्रेसर के आरपीएम को। आरपीएम कंट्रोल कैसा होता है कि एक होता है, दो तरह से आप कह लें कि वीएफडी से कंप्रेसर स्लो होगा। एक होगा आपकी सेफ्टी पर्पज के तौर पे स्लो हो जाए कंप्रेसर, और दूसरा होता है कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से स्लो होना। अब कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है कि आपने जो चिलर को सेट पॉइंट दिया, वो चिलर का जो सेट पॉइंट पे आने के बाद वीएफडी ने जो इसको कंप्रेसर को स्लो कर दिया, ये हो गया कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से आपका कंप्रेसर स्लो। एक होता है सेफ्टी पर्पज के तौर पे स्लो हो जाना, करेगी वो भी वीएफडी, लेकिन वो क्या रीजन हो सकती हैं। सेफ्टी से क्या मुराद है कि आपने अगर कंडेंसर के अंदर देखें, आपको पता है कूलिंग टावर से जो पानी आ रहा है, कूलिंग टावर आपको कोई फैन बंद हो गया, कूलिंग टावर के जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया पानी का, वो आया आपके कंडेंसर के अंदर, गैस का प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आपके कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा तो फिर भी आपका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ गया किसी वजह से तो फिर भी आपका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा। फ्लो आपका कूलिंग टावर के अंदर कम हो गया, कूलिंग टावर का फ्लो कम हो गया, या चिल्ड वाटर का फ्लो कम हो गया, फिर भी आपका कंप्रेसर स्लो हो जाएगा। तो ये जितनी तरह से भी होगा ये सेफ्टी पर्पज के तौर पे स्लो होगा, ठीक है ना। तो कंप्रेसर का स्लो होना वीएफडी से ही है, लेकिन उसका आपने ये देखना होता है कि स्लो किस वजह से हुआ है, कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से जाके जो आपने सेट पॉइंट दिया था उससे हुआ है, या फिर आपका किसी और वजह से आपके पैरामीटर डिस्टर्ब हुए हैं, उस वजह से सक्शन का प्रेशर कम हो जाए, वो भी डिस्चार्ज का प्रेशर ज़्यादा हो जाए फिर भी स्लो हो जाता है, गैस का प्रेशर। तो ये तमाम वजह होती हैं जो कंप्रेसर को स्लो कर देती हैं, लेकिन वीएफडी के जरिए। उसके बाद किसी का क्वेश्चन? जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि इस मशीन में हमने स्लाइड वाल्व का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसका फंक्शन मैंने पूछना था कि उसका फंक्शन कैसे काम करता है स्लाइड वाल्व का। स्लाइड वाल्व बेसिकली आप लोडर ऑन लोडर वाल्व्स की बात कर रहे हैं जो ऊपर लगे हुए। अच्छा, इसमें भी मैं देखने वालों को भी और आपको भी समझाता जाऊँ साथ साथ, दो तरह के मेजर जो है ना लोडर ऑन लोडर, एक होता है स्टेपर कंट्रोल लोडर जो 25, 650 और 675 इस तरह की वो कैपेसिटी कंट्रोल, ये भी बेसिकली कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम में ही आते हैं कि आपका जब चिलर अचीव कर जाता है टेम्परेचर तो ये उस हिसाब से ऑपरेट होते हैं। अब समझने की जो बात है ना, इस चिलर में हमने वीएफडी भी ऑलरेडी यूज़ की हुई है, तो स्लाइड वाल्व इसमें क्यों यूज़ किए हैं, उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कंप्रेसर के ऊपर जो लोड होता है ना रेफ्रिजरेंट का, वो तो कम नहीं कर रही वीएफडी जस्ट उसके आरपीएम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन स्लाइड वाल्व जो इसके अंदर यूज़ है ना, ये कंसिस्टेंट वाले वाल्व स्लाइड वाला है, ये आपके प्रेशर से ही कंट्रोल होते हैं, लेकिन ये स्क्रू कंप्रेसर की अगर आप ड्राइंग देखें उसके ऊपर स्लाइड वाल है, वो स्क्रू के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं, यानी कि वो गैस के जो कंप्रेसर में गैस इन हो रही है ना उसको कम ज़्यादा करते हैं।
तो ये एक अलग सेफ्टी है, सेफ्टी कह लें या बचत कह लें कि इससे ये होगा कि कंप्रेसर के ऊपर जो पावर है गैस की वो कम, यानी कि आपने कंप्रेसर टेम्परेचर सेट पॉइंट पे आने के बाद कंप्रेसर स्लो हो गया, वो वीएफडी हीटिंग किया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो कंप्रेसर के ऊपर रेफ्रिजरेंट का लोड है ना उसको भी हम कम करते हैं। और ये अब जो स्टेपर वाले मैंने कहा है वो कहीं पे ऐसी जगह पे भी यूज होते हैं जहाँ पे वीएफडी यूज नहीं होती। छोटे लेवल पे कंप्रेसर अगर आप देखें तो वहाँ पे वो आपको जो आपका टेम्परेचर आ रहा है बिल्डिंग से रिटर्न या सप्लाई जो सेट पॉइंट है आपका, उसके ऊपर अगर वो अचीव कर जाता है तो वो 25 पे आ जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, आउटगोइंग बढ़ेगी, आप जो चिल्ड लिविंग चिल्ड वाटर है वो बढ़ेगा टेम्परेचर, तो वो उसको 50 पे कर देगा, मजीद बढ़ेगा तो उसको 75 और 100 पे ले जाएगा। वो होते हैं डिफरेंट स्टेपर, यानी कि वो बेसिकली वो कंप्रेसर की कैपेसिटी को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये कंप्रेसर के प्रेशर से ऑपरेट होता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी वीएफडी है वो 50% पे चल रही है, ठीक है, तो वो प्रेशर भी तो उसका 50% पे जो कंप्रेसर बना रहा है वो भी कम होगा, तो वो जो स्लाइड वाला है उसको प्रेस भी कम करेगा। लेकिन जैसे ही कमांड वीएफडी से 100% पे जाएगी तो कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ जाएगा और वो जो स्लाइड वाला है उसको प्रेस ज़्यादा कर देगा और वो कंप्रेसर को ज़्यादा गैस, यानी कि गैस को कंप्रेसर में ज़्यादा जाना देगा। तो ये इसका स्लाइड वाल का बेसिकली फंक्शन है। आपका कोई क्वेश्चन हो जी? अच्छा सर जी, जैसे आपने, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था इसका एक प्रॉपर ऑयल साइकिल होता है, ना इसके अंदर ऑयल हीटर नज़र आ रहा है, ना क्या कहते हैं कूलर नज़र आ रहा है, ऑयल कूलर हो गया, ना इसके अंदर ऑयल सेपरेटर है और ना ही ऑयल पंप नज़र आ रहा है, तो इसका साइकिल कैसे मुकम्मल होता है? ऑयल का? जी सर। अच्छा, ये बड़ी इसके अंदर कैरियर की एक बड़ी यूनिक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर ऑयल का साइकिल है क्योंकि स्क्रू कंप्रेसर्स होते हैं वो लुब्रिकेशन के बगैर नहीं चल सकते। मैं भी आपको दिखाता हूँ उसका, अगर कैमरामैन कैमरा लेके आए उस साइड पे, तो इसका ऑयल साइकिल कैसे कंप्लीट होता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट है, बोलिए। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया ना इसके ऑयल साइकिल का, ऑयल साइकिल इसका वाकई शॉर्ट सा है, थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा। स्क्रू कंप्रेसर के अंदर सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ना एक इन्होंने फिल्टर लगाया होता है। जैसे ही कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन की तरफ आता है तो यहाँ पे भी इसका एक स्टेनर टाइप जाली लगी होती है, फिल्टर कह लें, कि वो ऑयल को वहाँ पे कुछ रोक देता है। लेकिन स्क्रू कंप्रेसर के अंदर आपका डिस्चार्ज लाइन में ऑयल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये डिस्चार्ज लाइन है बेसिकली, यहाँ पे आप देखें यहाँ से इसके वॉल भी लगे हुए हैं, अगर आपने कहीं पे कोई काम कर रहा है तो ये वॉल बंद। इन लाइन के जरिए ना ये जो ऑयल है ना वो आपके कंडेंसर के अंदर आता है, जो लुब्रिकेशन हो रही है। हाँ, वो ऑयल आपका कंडेंसर के अंदर आएगा। ठंडा भी कंडेंसर के अंदर कूलिंग टावर के पानी से होगा, ठीक है। और ऑयल पंप भी नहीं आपको नजर आ रहा, ऑयल हीटर भी नजर नहीं आ रहा, और ऑयल कूलर भी नहीं नजर आ रहा, उसके बाद ऑयल सेपरेटर भी नजर नहीं आ रहा। ऑयल सेपरेटर इसके अंदर है लेकिन वो इसके इंटरनली है। अब होता क्या है, कूलिंग टावर का पानी यहाँ से इन हो रहा है, तो अगर इस साइड से दिखा दें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा दूं बेहतर तरीके से। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे ना तो यहाँ पे इसके कंडेंसर नहीं है, इतने हाफ पे यहाँ से ये गैस आ रही है जिसमें आपका ऑयल मिक्स है। वो क्या कर रहा है कि इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना ये शेल है ना, जो ये इसके अंदर ऊपर के हिस्से में कंडेंसर के वो सेपरेटर्स लगे हुए, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। गैस जब इस साइड से आती है डिस्चार्ज लाइन के जरिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जब गैस इस साइड से आती है तो वो उन प्लेट्स के ऊपर से प्लेट के ऊपर टकराती है, ठीक है। इन प्लेट्स के ऊपर टकराएगी इसके अंदर, और क्या होगा कि ऑयल जितना भी होगा ना उन प्लेट्स के ऊपर रह जाएगा। देखिए, प्लेट ऑयल गैस जब ठंडी होगी तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन यहाँ तक आपका कूलिंग टावर का पानी नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अभी गैस गर्म है, जब वो उन स्ट्रिप्स के ऊपर टकराती है तो वो उसमें से ऑयल अलग उन प्लेट के ऊपर आ जाता है, और जो गैस होती है वो आगे चली जाती है। आगे फिर आपकी ट्यूब्स होती हैं जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है गैस को, और जो गैस होती है वो लिक्विड होकर नीचे चली जाती है। यहाँ पे बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम जो कूलिंग टावर से पानी आ रहा है कंडेंसर के अंदर गैस को ठंडा करने के लिए, उसी पानी से हमने ऑयल को भी ठंडा करना है और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे ये इन हो रही है गैस की लाइन, ठीक है। अब जो
फ्रंट पे जो सबसे ऊपर ऊपर है, यानी कि वहाँ पे आपका ऑयल, उसके आगे स्टेनर्स लगे हुए हैं, जालियाँ लगी हुई, पसलियाँ लगी हुई हैं, स्टिप्स लगी हुई हैं। जब आपकी गैस आती है, गर्म होती है, उसके ऊपर टकराती है तो ऑयल वहाँ पे रह जाता है, और जो गैस होती है वो आगे निकल के नीचे ट्यूब्स हैं कूलिंग टावर्स की, कंडेंसर की, तो गैस उधर चली जाती है, वहाँ पे लिक्विड बन जाती है। लेकिन जो ऑयल होता है वो सारा ट्रैवल करके वो हमारा इस जगह पे आ जाता है। ठीक है, अगर आप कैमरामैन दिखा सके इस चीज़ को, तो इसके अंदर यहाँ पे ऑयल यहाँ से वापस आता है, ये आप देखें, ये जो लाइन है यहाँ से ऑयल वापस आएगा और ये वापस हमारे दोबारा कंप्रेसर में चला जाएगा। ये ऑयल फिल्टर लगा हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो एक चीज़ लगी हुई है ना, देखें कंडेंसर के अंदर ये डायरेक्ट ऑयल लेके जा रहा है। कोई किसी किस्म की, अगर एयर तो नहीं कहूँगा, गैस कहूँगा, जो कंडेंसर के अंदर होती है, वो भी चांसेस हैं कि ऑयल के साथ वापस जाए। लेकिन वह यहाँ पे एक वो लगाया हुआ है एयर वेंट टाइप, वो हमारी गैस को निकाल के, यानी कि एयर को गैस ही कहेंगे, वो हमारे कंडेंसर में दोबारा चली जाएगी, और जो ऑयल होगा वो हमारा दोबारा कंप्रेसर में चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑयल हीटर की बात समझ आती है। ऑयल हीटर हम बेसिकली वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमने सर्दी पड़ती है बाहर, तो हमने चिलर ऑन करना है। लेकिन ये कूलिंग है, जस्ट ओनली कूलिंग पे है, तो हमने इसको गर्मी में ही ऑन करना है। तो गर्मी में हमें ऑयल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें इसकी तब भी ज़रूरत पेश आती है जब हमने कूलिंग करनी है। तो कूलिंग जब करनी है तो एम्बिएंट टेम्परेचर गर्म होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो ऑयल सेपरेटर इसके अंदर है, और ऑयल कूलर वो हम इसके कंडेंसर से कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंसर के अंदर कूलिंग टावर का पानी आ रहा है, उससे वो उस टेम्परेचर से ऑयल ठंडा हो रहा है। बाकी ऑयल पंप, अब ऑयल वापस कैसे जा रहा है, उसके लिए हम जो गैस का प्रेशर है, कंडेंसर के अंदर प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो वो उस ऑयल को जब यहाँ पे इकट्ठा होता है तो ऊपर से हमारा जो कंप्रेसर की गैस है, जो डिस्चार्ज की लाइन की गैस है, वो उसको प्रेस करती है, और ये दूसरी तरफ से ये सक्शन पे, कंप्रेसर की सक्शन पे कनेक्टेड है ये जो लाइन है। तो क्या हो रहा है कि एक साइड से कंप्रेसर उसको प्रेस कर रहा है, और दूसरी साइड से ऑयल जो है वो कंप्रेसर सेक्शन कर रहा है, तो ये दोबारा हमारे कंप्रेसर में ऑयल चला जाता है। ये इसका बेसिकली ऑयल साइकिल है, छोटा सा। ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ये जब तक ये चिलर चलेगा, ये साइकिल तब भी डिस्टर्ब होगा अगर आप फिल्टर चौक हो गया किसी वजह से, ये किसी वजह से ये सोलिनॉइड खराब हो गया, तो फिर वो चिलर आपको अलार्म ही दे देगा कि आपका ऑयल का लेवल डिस्टर्ब हो गया। तो और कोई क्वेश्चन किसी का चिलर से रिलेटेड? सोलिनॉइड वाल्व की कोई सिंपल वर्किंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट बनता है, वो उसको ऑपरेट करता है। ये जब ऑयल की जो लिमिट को ये आगे ट्रांसफर करता है तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका सोलिनॉइड वाल्व जस्ट ऑन ऑफ वाल्व है, ये जस्ट ऑन ऑफ वाल्व है। ये जब चिलर बंद होगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, जैसे ही चिलर ऑन होगा तो ये ऑन होगा। ये कट जी सर, आप सेफ्टी के बारे में बता रहे थे, मेरा एक सवाल था कि ये भी एक सेफ्टी है, जिसको हम रिलीफ वाल्व बोलते हैं, तो ये किस सूरत में हम इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं, या किस सूरत में ये सेफ्टी काम करती है? हाँ देखिए, ये सेफ्टी वाल्व है, इसको आप कोशिश करें ऑन ऑफ ना ही करवाएं तो बेहतर है, क्योंकि आपके अंदर, इसके अंदर चिलर के अंदर ना हैवी रेफ्रिजरेंट होती है, कॉस्टली होती है। इसके अंदर तकरीबन 15 लाख की रेफ्रिजरेंट चार्ज है। अगर आप इसको ऑपरेट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी। ये सेफ्टी बेसिकली एक है हाई प्रेशर स्विच के तौर पे काम कर रही है, कि अगर आपके कंडेंसर के अंदर किसी भी वजह से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, लेकिन आपकी दूसरी सेफ्टी एक्टिव नहीं होती, ये सेफ्टी से पहले की जो सेफ्टी है वो ऑपरेट हो रही हैं, तो ये सेफ्टी ऑपरेट नहीं होगी। अब इससे पहले वाली सेफ्टी जो मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रेशर आपके कंडेंसर के अंदर बढ़ेगा तो आपका कंप्रेसर स्लो होगा, ठीक है। एक टाइम आएगा कि वो 30% पे भी आ जाएगा, लेकिन आप अगर उसको चेक ही नहीं कर रहे, उसको सेंस ही नहीं कर रहे कि यार कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से तो कंप्रेसर स्लो नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर ये कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम से स्लो नहीं हो रहा तो ये क्यों स्लो हो रहा है? चिलर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और कंप्रेसर मेरा 30% पे आ रहा है, तो आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि आपके कंडेंसर का पानी ज़्यादा आ रहा है, या उससे पहले ही अगर आपके कंडेंसर का पानी ज़्यादा आ रहा है तो वो आपको वो अलार्म दे के बंद कर देगा चिलर, कि भाई कूलिंग टावर के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया है या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ये सेफ्टी तब ऑपरेट होती है जब आपकी कोई सेफ्टी ऑपरेट नहीं होती। मतलब आप कह रहे हैं सर, जब हमारा साइकिल किसी की वजह से डिस्टर्बेंस की सूरत में, बिल्कुल, कंप्रेसर फटने की वजह से या इस वजह से कोई भी हमारी सेफ्टी प्रॉपर काम नहीं करती, उस सूरत में हम लास्ट पे इसको ये खुद ही ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है। ये इसके अंदर बेसिकली सेटिंग की होती है
और दूसरी बात है कि ये जितनी भी सेफ्टीज होती है ना, सेफ्टी हमेशा मेरी एक बात रखें, सेफ्टी आपकी बड़ी स्टैंडर्ड की और अथोराइज कंपनी से लें। सेफ्टी ने एक टाइम ही ऑपरेट होना होता है, ठीक है। अगर वो उस टाइम पे ऑपरेट नहीं हुई तो फिर बहुत बड़ा डेंजरस मामला हो जाता है। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट लगवा लिया, लेकिन वो फायर के वक्त काम ही ना किया, तो ये चीज़ होती है कि स्टैंडर्ड और जो मेजरमेंट और उसकी पूरी हो। और ये कैरियर का जाहिर सी बात है, ये इनकी अपनी टेस्टिंग लैब में, और ये और इसके अंदर स्प्रिंग होता है जो कि एक हद से प्रेशर वो जब जाएगा उसके ऊपर तो वो एग्जॉस्ट कर देगा आपकी गैस को। तो ये बेसिकली सेफ्टी है कि आपके कंप्रेसर डैमेज ना हो, ट्यूबें डैमेज ना हो। ये उस वजह से अगर आपकी पहले वाली सेफ्टी काम नहीं कर रही तो फिर ये काम करेगी। और किसी का कोई एनी क्वेश्चन?